हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट संभावित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने सवाल की ओर। ये हमारे पास पहला सवाल कि भाई एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर दे रखा है। कितना? 104 रुपये है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये पूछा गया है। अब यहाँ पर सवाल को ध्यान से समझनी, यदि मैं 7% लाभ के बजाय 6% हानि पर बेचता तो उस कंडीशन में जो मेरे पास जो लाभ का जो है ना जो अंतर होता वो कितने का आ जाता है? 104 रुपये का बोला गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि भाई 7% लाभ, ठीक है, ये आपके पास लाभ के कंडीशन में है और मैंने कहा 6% हानि, ये 6% हानि, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंट है तो बताइएगा कितने का डिफरेंट है। तो आप एक चीज़ देख पाओगे कि मैंने ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान समझना कि भाई 7% प्रॉफिट और 6% लॉस के बीच का जो अंतर आएगा ना, तो 7 और 6 में डिफरेंट कितने का होगा? तो हम कहेंगे भाई 13% का होगा। कितने परसेंट का हो जाएगा दोस्तों? 13% का हो जाएगा। और ये 13% की वैल्यू किसके बराबर है? तो यहाँ पर दे रखा है 104 के बराबर दे रखा है। क्लियर है? तो पूछा गया कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ध्यान समझना, मैंने ये कहा कि 13 कम 13 है ना, और 13 चौक 13 5 65 होता है, 13 6 78, 13 7 91 होता है, और 13 8 कितना होता है? 104। मतलब हम कह सकते हैं कि 8 बार में कट जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 1% की वैल्यू यदि 8 के बराबर है तो हमको तो 100% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगा देते हैं तो कितना हो गया? 100%। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? 2 जीरो लगा देंगे। तो वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा दोस्त? तो हम कहेंगे भाई 800 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12% की दर से और 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? रेट वही है, मूलधन भी वही है ना। यहाँ पर जो भी होगा मूलधन आपके पास वो हमको पूछा नहीं गया है। हमको तो रेट दे रखा है भाई कि रेट आपके पास एक बार 12% लग रहा है और एक बार है ना 12% दोनों बार लगेगा, बस समय में अंतर कर दिया है। एक बार 6 साल के लिए लगाना है और एक बार आपको 12 साल का लगाना है। तो मैं पहले केस में देख लेता हूँ। यदि मैं पहले केस की बात करूँ तो हम एक चीज़ देखेंगे कि पहले में हमारे पास 6 साल में 12% की दर से टोटल ब्याज कितना बन जाएगा? तो इतना बनेगा भाई। क्लियर है? दूसरे केस में 12 साल के लिए वो भी रेट कितना रहेगा? 12% ही रहेगा। तो हम कहेंगे भाई ये हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 से 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अनुपात ही तो निकालना है हमको, तो हम कहेंगे 6 कम 6, और ये 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं उनके ब्याज का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक जो होगा आपके पास क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो धनराशि आपको क्या करना है? ज्ञात करके बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान समझना, मैं ये चाहता हूँ कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो आपके मन में आएगा कि भाई 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है। क्लियर है? मैं ये चाहता हूँ कि गणना तो 2 साल की है ना, इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा कि भाई मूलधन आपके पास 5 होगा तब जाके मिश्र धन कितना होगा। तो मैंने कहा 5 आपके पास मूलधन, 1 आपका ब्याज है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर मिश्रधन बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर गणना 2 साल के लिए, तो हम क्या करते हैं? दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। आप देख पाओगे कि 5 के स्क्वायर कितना होता है? तो हम कहेंगे भाई 25, और 6 का वर्ग कितना हो जाता है? तो हम कहेंगे 36। क्लियर है? अब मिश्र धन दिया कितना, क्योंकि 2 साल में धन कितना हो जा रहा है आपके पास? 7200। तो मैं क्या नहीं लिख सकता क्या कि भाई मिश्र धन तो मेरे पास 7200 है। बताओ 36 का कितने गुना है? तो मैं कहूँगा कि भाई 36 में यदि 200 का गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 7200 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 25 में भी 200 का गुणा कर देंगे। बताओ 25 में 200 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई ये तो फिर 5000 हो जाएगा। तो मूलधन कितनी होगी दोस्तों? 5000। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। क्लियर है? यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 4:3
7 हो जाता है तो वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है। अब प्रत्येक कक्षा में जो छात्रों की संख्या जो बढ़ाया जाना है वो कितना कितना बढ़ाना है, 30 बढ़ाना है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले वाले अनुपात और बाद वाले अनुपात के बीच का जो अंतर होगा वो सेम आ गया, क्योंकि हम सेम संख्या में छात्राओं को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि भाई पहले जो थे पहले छात्रों का अनुपात कितना था, तो हम कहेंगे भाई 2:3 अनुपात कितना था, 5 था, है ना। प्रत्येक में हमने कितना कितना बढ़ा दिए, 30 छात्र बढ़ा दिए, तो अनुपात कितना हो गया, तो हम पा गए 4:5 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ सभी में हम सेम बढ़ा है तो अंतर भी सेम आना चाहिए। बताओ 4 जो है 2 से कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। 3 में क्या जोड़े कि 5 हो जाएगा, भाई 2 बढ़ाना पड़ेगा। 5 में 2 बढ़ाने पर कितना है, 7 आया। मतलब मैं समझ गया कि सभी में मुझको 2 बढ़ाना पड़ा है। तो ये 2 की जो वैल्यू आएगा ना, ये किसके बराबर है कि भाई 30 छात्रों के बराबर है। जब 2 की वैल्यू 30 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे भाई 15 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। हमको पूछा गया है कि वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो बताओ वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो हम कहेंगे वृद्धि के बाद 4, 5, 7 4, 5, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। तो हमको तो 16 का मान निकालना है। 1 का मान जब 15 है तो 16 का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 16 × 15 मतलब कितना हो जाता है आपके पास, तो 15 छक्के 90 की 0, हाथ क्या है 9, 15 कम 15, 15 9 कितना हो जाता है आपके पास 24। तो कितने छात्र हो जाएंगे, 240 छात्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 5 वर्ष के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 है बोला गया है। सबसे छोटे बच्चे की आयु आपको क्या करना, निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करना कि जो बच्चे हैं ना वो 5-5 साल के डिफरेंट में पैदा हुए हैं, है ना। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक बच्चे एक रूप से क्रमिक रूप में जुड़े हुए हैं, है ना। एक बच्चा छोटा उससे 5 साल बड़ा दूसरा होगा, उससे 5 साल बड़ा तीसरा होगा, उससे 5 साल बड़ा चौथा होगा, उससे 5 साल बड़ा पांचवा होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ष के अंतराल में कितने बच्चे जन्मे हैं, 5 बच्चे। तो क्या मैं यहाँ से औसत नहीं निकाल सकता, तो यहाँ से भाई मैं औसत निकाल लूँगा। तो औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी प्रेक्षणों के योग को जब उनकी संख्या से भाग दिया जाता है तब हमको क्या मिलता है, औसत। तो हमने क्या किए कि भाई सभी प्रेक्षणों का योग 80 है, बच्चों की संख्या 5 है, तो हमने 5 से भाग दे दिए। 5 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 16, और ये औसत होगा। ये बीच वाली संख्या उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, उससे पहले, और ये होगा आपके पास सबसे छोटे। आपको पता होगा जब संख्याओं के बीच समान अंतर होता है तो बीच वाली संख्या सभी संख्याओं का क्या माना जाता है, औसत माना जाता है। अब चूंकि 5-5 साल के अंतराल में है तो मैं ये कहूँगा कि ये 5 साल छोटा होगा। बताओ 16 साल का यदि बीच वाला है तो उससे कम वाला कितना होगा, 11 साल का। इसमें भी 5 कम कर देंगे, भाई हम 5 कम करते जा रहे हैं। तो बताओ 11 में 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 साल हो जाएगा। तो सबसे जो छोटे छात्र होंगे या सबसे छोटे बच्चे होंगे उसकी जो आयु कितने साल का होगा, 6 साल का होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 60 रुपये प्रति लीटर वाले दूध की कुछ मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को उसी दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा क्या होगी, आपसे पूछा गया। ध्यान समझने मेरी बात, मैंने 60 रुपये में ख़रीदा और 60 रुपये में ही दूध को बेचूंगा। तो एक चीज़ बताओ, आपको दूध से फ़ायदा हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है भाई, है ना। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने 60 में खरीदे 60 में ही बेच रहे हो, मतलब दूध से तो फ़ायदा हुआ नहीं। तो फ़ायदा हुआ कहाँ से आपको, भाई आपको फ़ायदा हो रहा है उस पानी से जो आप मिलाए हो। और कितना पानी मिला दिए हो आप, 5 लीटर पानी मिलाए हो। तो 5 लीटर पानी मिलाने से आपको फ़ायदा कितने % का हो गया, तो मैंने कहा भाई 20% का प्रॉफिट हो गया। मतलब मैं क्या ये नहीं बोल सकता क्या कि भाई 5% की जो वैल्यू है ये 20 लीटर के बराबर है। 5 लीटर की वैल्यू जो है ना, 20% की जो वैल्यू है, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई ये 5 लीटर के बराबर है, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, है ना भाई। क्योंकि हमने 5 लीटर मिलाया और 5 लीटर मिलाने के कारण हमको कितने का हुआ, 20% का लाभ हुआ। अब हम ये कहेंगे तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा, तो भाई शुद्ध दूध तो 100% होगा ना भाई, मैंने कहा शुद्ध दूध तो 100% होगा। क्लियर है दोस्तों। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 20 का क्या है, 5 लीटर बनता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने का गुना कर दिया जाए, 5 का गुना, 20 पंचे कितना हो जाता है, 100। तो यहाँ पर भी मैंने 5 का गुना कर दिया, 5 में कितना हो जाएगा, 25।
तो शुद्ध दूध की जो मात्रा होगी वो दोस्तों कितने लीटर की होगी? मैंने कहा भाई 25 लीटर की होगी। ऑप्शन नंबर जो सी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। तो सही माध्य आपको क्या करना है? ज्ञात करके बताना है। एक्चुअल में एक अंक ऐसा था 25, लेकिन हमने उसको गलती से 45 पढ़ दिए। मतलब हमने जितना पढ़ना था उससे हम भाई ज़्यादा पढ़ दिए, है ना। हमको तो 25 लिखना था लेकिन हमने लिखे 45। इसका मतलब जो औसत भी निकला है ना वो बढ़कर आया, क्योंकि हमने बढ़ा कर लिखे उसको। तो एक्चुअल में आप देखोगे कि मैं कितना बढ़ाया, तो आप कहोगे भाई कि आपने यहाँ पर 20 अंक बढ़ा दिए और 20 अंक के कारण ही चेंजेस आएगा। तो 20 अंक बढ़ा कितने छात्रों में? 40 छात्रों में। तो मैंने कहा प्रत्येक छात्रों में कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? तो मैंने कहा 40 से भाग दे दिया। भाई आप देख पाओगे कि भाई प्रत्येक छात्र के औसत में 0.5 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो नया औसत आता ना वो पॉइंट कम आता है ना भाई। हमने प्रत्येक छात्र के आयु को कितना बढ़ा दिया? 0.5 करके बढ़ाया। इसका मतलब वास्तविक निकालने के लिए 0.5 यदि कम कर दूंगा, बताओ 68 में 0.5 घटाने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे 67.5। तो आपका जो वास्तविक माध्य होने वाला है वो कितना हो जाएगा? 67.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहाँ पर ध्यान समझना, मैंने ये कहा आपसे कि भाई ए और बी है ना, ए प्लस बी ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है? तो हमने कहे 30 दिनों में कंप्लीट होता है। क्लियर है? फिर यदि सी के साथ मिलकर काम करे, कौन? ए और बी तीनों, है ना। मतलब ए के साथ बी भी आ जाएगा और साथ में सी भी आ जाएगा। अब तीनों काम करने लगे तो यही काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? बोला गया 24 दिन में, तो मैंने लिख दिया 24 दिन में। क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कि भाई 30 और 20 कैल्शियम कितना होगा? 30 और 24 कैल्शियम, तो मैंने कहा 30 और 24 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यदि मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो आप देख पाओगे कि जो ए और बी की जो एफिशिएंसी होगा ना, 30 चौके कितना होता है? तो आप कहोगे 30 चौके 120 होता है और 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है। मतलब मुझे समझ आ गया कि ए और बी की जो टोटल एफिशिएंसी है 4 के बराबर, और इन तीनों की एफिशिएंसी है किसके बराबर? 5 के बराबर। यहाँ पर तो ए बी का 4 मिल गया है, तो सिंपल सी बात है सी की एफिशिएंसी कितना होगा भाई? मैंने कहा 1 तो होगा। मानते हो आप इस चीज़ को? ठीक है, तो बोला गया है तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सी की एफिशिएंसी यदि 1 है और टोटल काम आपके पास यदि 120 है, तो 1 के हिसाब से काम करेगा तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? हम कहेंगे भाई 120 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक बस और एक कार की चाल का अनुपात 7:11 है। ठीक है, यदि कार 6 घंटे में 396 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। मैं एक चीज़ समझ गया, यहाँ पर ध्यान समझना कि जो कार है ना वो 6 घंटे में 396 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ जाएंगे, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी भाई? तो आप कहोगे 6 छक्के 36 और 6 छक्के 36। 1 घंटे में कार द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? 66 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमको दिया गया है तो बस है और एक दे रखा है हमारे पास कार। इनके चाल का अनुपात कितना है? तो मैंने कहा 7 इसका है और 11 इसका है। हमको यहाँ पर कार का चाल मिल गया है। कार की चाल कितना है? 66 किलोमीटर है। मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या 66? आप देख पा रहे हो कि 11 में 6 का गुणा किया गया है, तब आएगा भाई 11 छक्के 66। तो 7 में भी हम कितने का गुणा कर देंगे दोस्तों? 6 का। तो बताओ 7 छक्के कितना हो जाएगा? 42। अतः कार की जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। यदि मैं बात करूं अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में हम एक चीज़ देख पाएंगे कि भाई डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है आपके
कि भाई डाउन स्ट्रीम का मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई बहाव की दिशा में यदि नाव चले तो होता है डाउन स्ट्रीम। शांत जल की चाल और डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, तो हम लिखेंगे नाव की चाल प्लस आपके पास क्या आ जाता है मेरे दोस्त, धारा की चाल। क्लियर है। तो नाव की चाल कितना दिया गया है 30 और धारा की चाल कितना दे रखा है हमारे पास 6, हमने लिख दिया 6। तो डाउन स्ट्रीम में चाल कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 36 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। क्लियर है। यदि मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए नाव की चाल में यदि हम धारा की चाल को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अप स्ट्रीम चाल मिल जाएगा। नाव की चाल दे रखा है 30, धारा की चाल दे रखा है 6, घटाने पर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 24 किलोमीटर प्रति आवर तो आ ही जाएगा। क्लियर है। अब हमको ये बोला गया है 5 मिनट में, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 5 मिनट को आवर में चेंज कर लो तो बहुत आसान होगा। 5 मिनट को यदि हम आवर में चेंज करेंगे तो आप एक चीज़ नोट करना है ना, 5 मिनट को यदि मैं आवर में चेंज करना चाहूँ तो भाई 5 मिनट, एक आवर में कितने मिनट होता है, आप कहोगे 60 मिनट। भाग देंगे 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 12 60। क्लियर है। तो मतलब मैं 5 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 1/12 आवर लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल। यदि मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ तो डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर की दूरी को यदि 1/12 में तय किया जाए तो 12 कम 12 और 12 3 36, तो कितने किलोमीटर तय कर पाऊँगा, 3 किलोमीटर। यदि मैं अप स्ट्रीम की बात करूँ तो 24 किलोमीटर को 1/12 समय में तय करना, तो आप कहोगे 12 कम 12 और 12 दूनी 24, तो कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो छोटी संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है भाई, है ना। आपके पास 2 कंडीशन है कि एक 12 दिया गया है, 13 14 और 15 दिया गया है, फिर बोल दिया गया क्रमागत संख्या। तो हम क्या करेंगे कि भाई क्रमागत संख्या के योग कितना दिया गया है, मैंने कहा 312 दिया गया है। ध्यान से देखना मेरी बात को, यहाँ पर ध्यान समझना भाई। मैं चाहता हूँ कि 312 का जस्ट आधा कर देता हूँ, 313 जो है ना इसका आधा कर दिया जाए, तो आप कहोगे 313 का आधा करने पर 3 एकम 3 और 3 5 15 और 3 चौके 12, 2 से काटना है ना, तो 2 छक्के 12, 156 के आसपास कटेगा। 156 दशमलव कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। क्लियर है। हमने जब 2 से काटे क्योंकि 2 लगातार संख्या था तो कितना आ गया, 156.5 आ गया। मतलब आपको एक ऐसे वर्ग संख्या लेना है जो 156 से जस्ट छोटा होगा। तो मैं समझ गया 156 से जस्ट किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, कितना, 144। तो सबसे जो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 12 जो होगा ये आपके पास सबसे क्रमागत संख्याओं में छोटा होगा। क्लियर है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित है। अब जब इस प्रकार से सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आरआरबी जो एनटीपीसी है उसमें आपके पास कैलकुलेशन के एप्टीट्यूड के स्टेज फर्स्ट में यदि हम बात करें, सीबीटी 1 की बात करें, तो वहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब 90 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर मुझे पता है कि 1008 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये हो नहीं सकता। 252 किसी का वर्ग नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और न ही 504 किसी का वर्ग हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम कहें भाई ऑप्शन नंबर जो सी है 1764 जो होता है ये वर्ग होता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। और 1764 किसका वर्ग होता है, तो आपको पता होना चाहिए 32 का वर्ग होता है। क्लियर है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में क्या आ जाएगा आपके पास, 32 का वर्ग 1764, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित को हल करना है 11 फिर प्लस 11 भागित 11 प्लस 11 इंटू 11 फिर माइनस 11 है। अब सबसे पहले आपको किस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे भाई आपको बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले भाग होता है, उसके बाद गुणा, फिर आपके पास जोड़ और लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 11 को 11 से भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा, आप कहोगे 1 बार में जाएगा। 11 और 1 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 11 प्लस 1, फिर उसके बाद हमको मिल गया प्लस, फिर ये 11 गुणा कितना हो जाएगा 11 और लास्ट में है माइनस का 11। क्लियर है। अब हम 11 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 121 प्लस ये हो गया आपके पास 11 प्लस 1 और ये माइनस का 11। क्लियर है दोस्तों। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव और निगेटिव फिर आपस में कट गए, तो 1 और 121 को जोड़ने पर कितना मिल जाएगा आपको, 122 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
देखिएगा अगला सवाल, यदि x की पावर 4 प्लस x माइनस 4 है तो x प्लस x की पावर -1 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना। मैं ये लिखना चाहता हूँ कि भाई x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 बराबर कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे भाई 1154 दे रखा है। हमको निकालना क्या है, ये वाला डाटा निकालना है, मतलब x प्लस 1/x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर घात को आधा करेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं ना, तो हमने क्या किया, x के स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। मैंने क्या किया, 4 का घात था, 4 के घात में 2 आधा कर दिया 4 के घात को, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। आगे लिखेंगे इसको अंडर रूट में करके 1154 में हम कितना ऐड कर देंगे, तो भाई 2 ऐड कर देंगे, तो ये हो कितना जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो ये हो जाएगा 1156 हो जाएगा, वो भी अंडर रूट में। क्लियर है दोस्तों। अब 1156 किसका वर्ग होता है, तो आपको पता होना चाहिए 34 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है भाई, 34 आ जाएगा। फिर हमारे पास जो आपके पास ये आया है, मैं लिख सकता हूँ कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू किसका हो गया, 34 के बराबर हो गया। यदि घात को आधा कर दिया जाए तो x प्लस 1/x लिख सकता हूँ। आगे इसको अंडर रूट में डालकर प्लस 2 कर दिया जाए, तो आप बताओ 34 और 2 कितना हो जाएगा, तो 34 और 2 हो जाएगा अंडर रूट 36, और 36 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे भाई 6 का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, कॉस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री किसके समतुल्य है, ये बोला गया। तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, मैंने कहा कॉस है ना, यहाँ स्क्वायर 31 डिग्री, फिर दिया गया है प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री दे रखा है। हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो क्या होगा ये, तो मैं लिख देता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहोगे भाई साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। और आपको पता है कि जब दोनों सेम डिग्री हो जाए तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, तो मैंने कहा 1 के बराबर हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक पेड़ की लंबाई और उसकी ऊंचाई उसकी छाया का अनुपात दे रखा है 1/√3 है। तो सूर्य को नैन कोण ज्ञात करना है। एक तो लंबाई, ध्यान समझना, एक लंबाई और एक दे रखा है उसकी छाया दे रखा है। तो छाया यहाँ पर दिया गया है, लंबाई और छाया का अनुपात, लंबाई 1 है और छाया दे रखा है √3। आपको पता है कि ये आपके पास आधार है और ये आपके पास क्या है, लंब है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको डिग्री बताना है थीटा का मान, तो हमको पता है कि लंब बटे आधार मतलब 10 थीटा डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। और ये केवल किस डिग्री पर पॉसिबल है, तो हम कहेंगे भाई ये तो 30 डिग्री पर पॉसिबल है। तो उन्नयन कोण का मान कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो मैंने कहा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल। अब देखो एक आरेख दे दिया गया है कि दिए गए आरेख में यदि एंगल BAC के मान दे रखे हैं, यहाँ पर BAC 30 डिग्री दे रखा है, ABC का मान 50 डिग्री और CDE का मान 25 डिग्री है, तो AED का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कहाँ पर ज्ञात करना है हमको, AED ये वाला एंगल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। अब ध्यान समझना, यदि ये वाली डाटा है तो मैं क्या इस लाइन को इस प्रकार से खींच सकता हूँ, आप कहोगे जी बिल्कुल खींच सकते हो, खींच सकते हैं। बताओ, आपको पता होगा कि ये पूरे ट्रायंगल में है ना, एक पूरे, ये तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ध्यान समझना। उस लाइन को अभी खींच नहीं रहे, नहीं खींचते, चलो हटाओ, ये इतना है। मैंने कहा ये 30 डिग्री है और ये आपके पास 50 डिग्री है, ध्यान समझ रहे हैं। ये आपके पास 50 डिग्री है दोस्तों, और ये आपके पास ये 50 डिग्री है और ये आपके पास 30 डिग्री है। आपको पता है पूरे ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, तो आप कहोगे भाई 100 डिग्री का होता है ना। तो मैंने कहा 30 डिग्री और 50 डिग्री, तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता है कि 80 और 25 का एक साथ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो 80 और 25 को जोड़ देंगे, 80 + 25, तो ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो मैंने कहा
105 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो बना हुआ कोण कितने डिग्री के बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा 105 डिग्री के बराबर ये क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना दे रखा है? 145 डिग्री दे रखा है। अब हमको पता है कि भुजाओं की संख्या मतलब क्या होता है भाई? तो भुजाओं की जब संख्या निकालते हैं, भुजाओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है? तो हमको पता है फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे एक होता है बाह्य एंगल, है ना, बाह्य कोण लिख दिया हमने, बाह्य कोण। क्लियर है? अब आपको पता है कि एक सीधा जो रेखा होता है इस प्रकार से, ये आपके पास दे रखा है कि यहाँ पर बना हुआ कोण 165 डिग्री है, तो इसका जो बाह्य कोण होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई 15 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 360 को हम किससे भाग दे देंगे? 15 से भाग दे देंगे। 15 से भाग देने पर कितने बार में जाएगा? 24 बार में, है ना। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 भुजा होगा और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या होता है भाई? आपको पता होगा एरिया बराबर होता है R इंटू एस, यही होता है। अंतः त्रिज्या दे रखा है यहाँ पर 8 और सेमी पेरीमीटर यदि हम निकालेंगे तो बताओ 64 यदि उसका परिमाप है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तो भाई आप कहोगे 32 हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे? 32। अब बताओ 32 का गुणा कर दिया जाए तो कितना होता है? 8 दूनी 16 की 6, हाथ का 1, 8 के 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 256 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, ये आपका लास्ट सवाल है, घनाभ में कितनी सरल रेखाएं होती है? अब जैसे हम घनाभ की बात करें तो घनाभ में आप एक चीज़ देख पाओगे कि हमारे पास एक घनाभ है, ठीक है, घनाभाकार बना रहे हैं, इस प्रकार से आपका एक घनाभ होता है ना। घनाभ में एक और लाइन होता है जो इस प्रकार से छुपा रहता है, जो हमको एक्चुअल में दिखाई नहीं देता इस प्रकार से। यही आपके पास घनाभ है। तो घनाभ में सीधी लाइन की बात किया जाए तो हम ये कहेंगे कि भाई एक ये सीधी लाइन ही है ना, ये आपके पास दूसरा सीधा लाइन, ये तीसरा सीधा लाइन और ये आपके पास हो गया चौथा सीधा लाइन। उसी प्रकार की ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये हो गया आपके पास 8वां लाइन हो गया, ये 9, ये 10, ये 11 और ये आपके पास कितने हो जाएंगे? 12 लाइन हो जाएंगे। तो एक घनाभ में सरल रेखाओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 12 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये रहा आपके पास आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट संभावित पेपर के इस प्रकार के आपको सवाल देखने को मिल सकता है। क्लियर है दोस्तों? धन्यवाद।